नमस्कार साथियों, मैं विभोर मोतला आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर की एक नई क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे बहुत उपयोगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन है कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। दोस्तों ये लाइनें हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कही गई थी कि सपने वो नहीं है जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। तो उन सपनों को जो आपको सोने ना दे, पूरा करने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पैक क्वेश्चन एक के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्टारलिंक किस कंपनी के सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है? दोस्तों हमारे यहाँ भारत में अभी स्टारलिंक प्रोजेक्ट को अनुमति मिल गई है। किसके लिए? इंटरनेट के लिए। और ये कंपनी किसकी है? स्पेस एक्स की है। और इसके मालिक जो हैं एलन मस्क हैं। एलन मस्क। अभी इसको भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति मिल गई है। यानी क्या है? भारत में इंटरनेट के लिए हरी झंडी मिल गई है। हरी झंडी यानी ग्रीन लाइट सरकार ने दिखाई है। किसके लिए? इंटरनेट सेवा भारत में उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को, स्पेस एक्स कंपनी के स्टारलिंक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। इसके मालिक कौन है? एलन मस्क है। ठीक है। और ये जो स्टारलिंक इसका प्रोजेक्ट है, ये विश्व में सैटेलाइट विश्व में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी क्या है? कंपनी है। यानी इससे बड़ी कंपनी कोई नहीं है जो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करवाती हो। तो ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। अब भारत में भी इसको अनुमति मिल गई है। इसकी अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट एलन मस्क द्वारा लॉन्च कब किया गया? तो इसको 2019 में लॉन्च किया गया। और तब से ये 140 देशों में विश्व के 140 देशों में लगभग 60 लाख लोगों को सेवाएं प्रदान करती है। लोगों को क्या कर रही है? लोगों को सेवा प्रदान कर रही है। ठीक है, सेवा प्रदान कर रही है। अब क्या होगा इसके माध्यम से? अगर इसके पास इसका एंटीना आपके पास है, इसका एक एंटीना होगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इसका एक एंटीना है। अगर आप कहीं जंगल में हैं, समुद्र के बीच में हैं, कहीं पहाड़ों पर हैं, अगर वो मॉडेम आपके पास है तो आप वहां भी इंटरनेट सेवाएं इसकी ले सकते हैं। तो इसके लिए इसने क्या किया है? इसके लिए इसने लगभग 500-550 किलोमीटर ऊपर, वो कहाँ पर? 550 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में अभी अगर मई तक की बात करें, मई 2025 तक 7600 यानी इतने उपग्रह छोड़ चुका है। ये कंपनी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इतने उपग्रह अभी तक छोड़ चुकी है। और इसके लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य इसका क्या है? तो 12,000 से और लगभग 12,000 से और ये 34,400 उपग्रह छोड़ने की इसका लक्ष्य है। यानी पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा आवरण उपग्रह का तैयार कर देगी कि कहीं भी आपको इंटरनेट चाहिए तो ये कंपनी आपको प्रोवाइड करके देगी। बस इसका मॉडेम आपके पास होना चाहिए। अभी जो खबरें आ रही हैं तो लगभग इसका भारत के लिए जो प्लान है वो 850 रुपये प्रति महीने है। 850 रुपये प्रति महीने की प्लान अभी इसने भारत में लॉन्च किया है, या लॉन्च करने वाली है। ऐसा है क्या? यह लगभग 850 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको पड़ेगा। अगर बात करें तो इसने कितने ऊपर छोड़ा है? तो ये लगभग 500-550 किलोमीटर ऊपर छोड़ा है। तो ये बात करें अगर, जैसे हमारी ये पृथ्वी है,
ये क्या है, पृथ्वी। तो उसके ऊपर जो सबसे पहली हमारा आवरण है, जो मंडल है, इसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ और मंडल। और ये पृथ्वी से कितना ऊपर होता है, तो 8 से 18 किलोमीटर। 8 किलोमीटर कहाँ पर होता है, ये ध्रुवों पर। और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर। ध्रुवों पर कितनी होती है, 8 किलोमीटर। और यहाँ पर 18 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य सीधा पड़ता है तो इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। तो क्षोभ मंडल की सीमा ये होती है। उसके ऊपर जो हमारा मंडल होता है उसको हम बोलते हैं समताप मंडल। इससे ऊपर वाला मंडल होता है हमारा समताप मंडल। और इसकी ऊंचाई लगभग 18 से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, 18 से 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और इसमें ही हमारे क्या उड़ते हैं, प्लेन उड़ते हैं। इसी मंडल में क्या होगा, हमारे हवाई जहाज इसी में उड़ेंगे। हवाई जहाज इसी में उड़ेंगे। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो किस में हो जाती हैं, क्षोभ मंडल में हो जाती हैं। इसलिए हमारे जहाज किस में उड़ते हैं, इस वाले समताप मंडल में। क्योंकि मौसम संबंधी घटनाओं के कारण क्षोभ मंडल में उन्हें उड़ने में परेशानी होती है, इसके लिए समताप मंडल में उड़ते हैं। और समताप मंडल में ही एक परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर समताप मंडल में ही, समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर के बीच क्या पाई जाती है, ओजोन परत। ओजोन परत पाई जाती है, परत पाई जाती है। ठीक है, और इसकी सर्वाधिक, ये ओजोन परत है, इसकी सर्वाधिक मोटाई, सर्वाधिक मोटाई कहाँ मिलेगी आपको, तो ये 22 किलोमीटर पर इसकी सर्वाधिक मोटाई मिलती है। 22 किलोमीटर की दूरी पर इसकी सर्वाधिक मोटाई मिलेगी। और जहां पर ये पतली हो जाती है वहीं पर ही उसे ओजोन क्षरण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो मंडल आएगा यह है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल ये लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। उसके बाद हमारा जो मंडल आएगा वह है हमारा आयन मंडल या ताप मंडल। आयन या ताप मंडल। ठीक है, इसके बाद जो मंडल आता है उसको हम बोलते हैं आयन मंडल और ताप मंडल। और इसकी ऊंचाई लगभग 700 किलोमीटर तक होती है। 80 से 700 किलोमीटर। यहाँ से मतलब ये कहाँ से किलोमीटर चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, तो 700 किलोमीटर तक, 80 से 700 किलोमीटर के बीच की आयन और ताप मंडल, यहीं पे ये उपग्रह छोड़े गए। और इसके ऊपर एक मंडल होता है जिसको हम बाह्य मंडल कहते हैं। बाह्य मंडल। ठीक है, तो आयन मंडल, इसमें आयन पाए जाते हैं जिससे सैटेलाइट, जिससे जो हम यहाँ से रेज छोड़ते हैं वो टकरा के वापस आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सैटेलाइट छोड़े जाएंगे। तो ये एलन मस्क की कंपनी जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये इसका मॉडम है, मतलब ये एंटीना है। अगर आपके पास ये है तो आप जंगल में, समुद्र में, पहाड़ी पर, कहीं स्पेस में, कहीं भी आप जहां तक इनकी रेंज है पा सकते हैं। क्योंकि जैसे ये इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने ये जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ ऐसे एक जाल, एक परत बिछा दी है इसकी, उपग्रह की। पृथ्वी के चारों तरफ एक उपग्रह की परत इन्होंने बिछा दी है। जो मैंने आपको बताया कि 7600 यानी 7600 उपग्रह इन्होंने अभी तक छोड़ दिए हैं। और अभी उनके कितने हैं कि ये लगभग 12,000 से और 34,000 के आसपास उपग्रह और छोड़ सकते हैं। यानी इतने उपग्रह छोड़ने का इनका लक्ष्य है। तो ये जब पूरी एक लेयर बन जाएगी तो आप चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे पानी में हो, समुद्र में हो, अगर आपके पास ये एंटीना है, ये वाला है, अगर आपके पास एंटीना है तो आप इसे रखिए और नेटवर्क प्राप्त कीजिए। अगर रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं आज के। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमीनियम आयातों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। तो हमारे जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने क्या किया है, इस पर शुल्क लगा दिया है। और कितना शुल्क लगाया है, तो 25% का इन्होंने शुल्क लगाया है। हाल ही में खान मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस ईएल की नीलामी का शुभारंभ किया है। तो ये कहां पर किया है, गोवा में। गोवा में ये किया गया है। तो हाल ही में कहाँ पहला सूर्य वंदनम उत्सव संपन्न हुआ है, तो ये कहां पर हुआ है, ये हमारे बिहार में अभी समापन हुआ है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ सैटेलाइट इंटरनेट, तो सैटेलाइट इंटरनेट वाली पहली कंपनी कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया स्पेस एक्स, ठीक है, तो ये क्या है, स्टारलिंक या स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी के साथ इन्होंने क्या किया है, टाई किया था इससे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहे शुभांशु शुक्ला। हाल ही में एक व्यक्ति काफी चर्चा में है, यह है शुभांशु शुक्ला। किस अंतरिक्ष मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, ये क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं? तो कौन से मिशन के द्वारा जा रहे हैं? तो ये मिशन है एक्सियोम 4 AX4, ठीक है। कौन सा मिशन है? एक्सियोम 4 मिशन के द्वारा ये कहाँ जा रहे हैं? ये अंतरिक्ष में जा रहे हैं। तो क्या है, शुभांशु, ये क्या होंगे, ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन कौन है? शुभांशु शुक्ला जी है। और ये कहाँ जा रहे हैं? ये अंतरिक्ष स्टेशन में जा रहे हैं। और किसके माध्यम से जा रहे हैं? तो हमारा जो मिशन है एक्सियोम मिशन, इसके साथ में जा रहे हैं। और शुभांशु शुक्ला ये क्या होंगे, पिछले 4 दशक में, यानी 40 साल में, पिछले 4 दशक में पहले भारतीय होंगे, पहले भारतीय जो अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे, पहले भारतीय जो अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे, अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले, अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे यानी जाने वाले पहले भारतीय, पिछले 40 सालों में यानी 4 दशक में अंतरिक्ष यात्रा पे जाने वाले पहले भारतीय होंगे। अगर बात करें इनसे पहले, तो इनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा जी हैं, राकेश शर्मा जी, ये कहाँ जा चुके हैं, ये क्या गए थे, ठीक है, राकेश शर्मा जी इससे पहले गए थे। तो किसके माध्यम से जा रहे हैं? एक्सियोम 4 मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में जा रहे हैं, ठीक है। और ये एक्सियोम 4 मिशन किसका है? तो एक्सियोम 4 मिशन नासा का है, नासा का मिशन है, ठीक है, नासा का मिशन है, जो पहले परसों यानी 10 किसको जाने वाला था, 10 जून को जाने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण नहीं जा पाया। फिर ये 11 जून को इसको भेजा गया, 11 जून को इसको सफलता से इसने उड़ान भरी, ठीक है। तो कहाँ से इसने उड़ान भरी? तो इसने जो उड़ान भरी है वो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर, कैनेडी स्पेस सेंटर, ये कहाँ पर है? फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा US से, यहाँ से इसने क्या करी, सफल उड़ान भरी। और इसके किसके माध्यम से? तो इन्होंने स्पेस एक्स कंपनी के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा इन्होंने क्या की, ये उड़ान भरी। ये क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान आपको अभी मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था। किस कारण चर्चा में था? तो ये था हमारी सुनीता विलियम्स को कहाँ से वापस लाने में, सुनीता विलियम्स को वापस लेके आया था, कहाँ से? अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से, जब उनका विमान खराब हो गया था, तो यही वाला विमान उनको वहां से वापस लेके आया था। तब भी हमने इसके बारे में जाना था, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इनके बारे में सारी बातें। अगर बात करें शुभांशु शुक्ला की, तो शुभांशु शुक्ला तो इनको 2019 में भारत के गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया, ठीक है। किस मिशन के लिए चुना गया? तो गगनयान मिशन के लिए चुना गया। गगनयान मिशन क्या है? ये मिशन भारत का अंतरिक्ष में पहला मिशन होगा जिसके द्वारा भारत व्यक्तियों को यानी यात्रियों को यानी मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजेगा। तो भारत का गगनयान मिशन, और ये कब भेजा जाना प्रस्तावित है? तो ये 2027 में भेजा जाना प्रस्तावित है। तो ये जब यात्रा पे गए हैं, तो ये हमारे गगनयान मिशन की यात्रा में भी मदद करेगा, ठीक है। तो किसके लिए मदद करेगा?
गगनयान मिशन के लिए भी मदद करेगा। अगर बात करें हम स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स तो हमने पढ़ी हुई है। अगर हम बात करें अब ISS यानी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो इसका निर्माण जो शुरू हुआ, निर्माण 1998 में शुरू हुआ और ये 2011 में क्या हुआ, पूरा, इसका निर्माण पूरा हुआ। यानी ये काम कार्य करना कब से शुरू किया, तो 2011 से इसने कार्य करना शुरू किया। अगर बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो ये क्या है, पृथ्वी से 250 मील ऊपर, कितना, 250 मील ऊपर एक क्या है, ऐसे बना हुआ, एक क्या है, सैटेलाइट की तरह तैरता हुआ सैटेलाइट है जो 4 BHK का कम घर है। ये मान लीजिए कि अंतरिक्ष में एक होटल टाइप इन्होंने 4 BHK का एक घर बनाया है जिसमें पृथ्वी से यात्री जाते हैं और उसमें जाकर अपना शोध करते हैं अंतरिक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी रुकने की, रहने की सबकी व्यवस्था है। तो कितने किलोमीटर, 250 मील ऊपर एक क्या है, 4 BHK मकान, आप समझ लीजिए इसको कि यहाँ पर है। और ये बनाया किसके द्वारा गया था, तो USA की नासा प्लस जापान की जाक्सा प्लस रूस की रोसकोसमोस, ये किसकी है, रूस की, फिर कनाडा की CSA और यूरोप की ESA, ये किसकी है, यूरोप की, ठीक है। CSA किसकी है, कनाडा की, ठीक है। नासा किसकी है, USA की, जाक्सा किसकी है, जापान की, और रोसकोसमोस किसकी है, तो रूस की। इन सब की स्पेस कंपनियों की मदद से इसे बनाया गया। जैसे भारत की अंतरिक्ष में कार्य करने के लिए एजेंसी कौन सी है, तो इसरो है। इसरो किसकी है, भारत की है। तो ये किसकी होगी, नासा USA की, जाक्सा जापान की, रोसकोसमोस रूस की, और CSA यानी कनाडा स्पेस एजेंसी, और ESA यानी यूरोप स्पेस एजेंसी। इन सब के द्वारा 2011 में एक अंतरिक्ष में 4 BHK मकान का निर्माण किया गया जिसे हम अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, तो ये है हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है, जो कहां पर जाने वाले हैं, जो अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले हैं। अब देखते हैं इससे पिछले महीनों के कुछ करंट के क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड इंडियन ओशन से नवाजा है? तो ये किसने नवाजा है, तो ये मॉरिशस ने नवाजा है, ठीक है। मॉरिशस ने ये अपना अवार्ड इनको दिया है। हाल ही में सशस्त्र संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस प्रांत में एक यात्री ट्रेन को अपहरण किया? तो कहां पर, कहां पर किया है, तो ये बलूचिस्तान में इसका अपहरण किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फाल यानी इंडियन नेवल शिप इम्फाल ने किस देश के 57वें राष्ट्रपति दिवस समारोह में भाग लिया? तो ये भी कहां पर है, मॉरिशस में इसने भाग लिया, ठीक। हाल ही में किसके द्वारा सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत की गई? तो ये किसके द्वारा की गई, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। किसके द्वारा की गई, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अरे भाई तुझे क्या हो गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2025 रिपोर्ट के अनुसार निर्माणाधीन डेटा सेंटरों की क्षमता में मुंबई का वैश्विक रैंक कौन सी है? यानी जो हमारी डेटा बैंक है, जो हमारा डेटा इकट्ठा होता है इंटरनेट के माध्यम से, वो निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में मुंबई का वैश्विक स्थान कौन सा है? तो इन मुंबई का वैश्विक स्थान छठा है और इसने लंदन को पीछे छोड़ दिया है। लंदन को पीछे छोड़कर छठा स्थान हासिल किया है, ठीक है। कौन सा स्थान हासिल किया है?
तो इसने छठा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो मुंबई ने हमारी इसके लिए छठा स्थान हासिल किया है। अगर बात करें 2024 तक अगर बात करें 2024 तक की, तो 235 मेगावाट 235 मेगावाट क्या थे, निर्माणाधीन डेटा सेंटर थे, डेटा सेंटर। और इनके पूरा होने के बाद, अगर ये पूरा हो जाते हैं, तो ये 65% बढ़ोतरी कर देंगे हमारे डेटा सेंटर में, कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मुंबई छठे स्थान पर आ गया है। अगर हम बात करें कुछ और रैंक की, पिछले दिनों भारत की जो रैंक रही उसकी, तो अगर बात करें यहाँ पर जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक 10 है। अगर बात करें खुशहाली में भारत की रैंक 118 रही है। खुशहाली में भारत की रैंक कितनी है, 18। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी किस देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है, इसमें भारत की रैंक 151 है। 151 इसकी रैंक है। पहले कितनी थी, तो पहले 159 थी, अभी कितनी है, 151 है। अगर बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80 है। फायर पावर में भारत की रैंक कितनी है, तो 4th है। फायर पावर का मतलब कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है, यानी सैन्य शक्ति के मामले में कौन सा देश कितना सक्षम है, तो भारत चौथे पे। किसके बाद, यूएस, चाइना और रूस के बाद भारत चौथे नंबर पर है। अगर बात करें शांति सूचकांक में, तो 116 शांति सूचकांक में है। भ्रष्टाचार में 93, भारत की रैंक कितनी है, 93, यानी भ्रष्टाचार में तो हम काफी आगे हैं। भ्रष्टाचार का कोई मौका हम छोड़ते नहीं है। वैश्विक आतंकवाद में हम 96 नंबर पर। वैश्विक आतंकवाद में हम कौन से नंबर पर हैं, तो वैश्विक आतंकवाद में हम 96 नंबर पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स 2025 में जो रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है हमारे किसमें, डाटा रैंक सेंटर में मुंबई का छठा स्थान है, 6th रैंक आई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से डेटा सेंटर होता है जहां आप जाकर आपका डेटा इकट्ठा होता रहता है। यही शर्त भारत सरकार ने एलन मस्क के सामने रखी थी जब वो इंटरनेट भारत में देने की बात कर रहा था। उसने कहा था कि इंटरनेट हमारे यहाँ कहाँ होना चाहिए, हमारे डेटा सेंटर भारत में बने, जिससे भारत किसी भी डेटा को चेक कर सके, साथ ही कभी भी इसके इंटरनेट को प्रतिबंध कर सके, क्योंकि भारत में कहीं पर भी दंगे होते हैं तो इंटरनेट बंद करना पड़ता है, और आतंकवादी इसका फायदा ना उठा ले, या और कोई गलत आदमी या आप अराजक तत्व इसका फायदा ना उठा ले, तो कहीं कहीं पर इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। तो इसके लिए ये शर्तें भारत ने रखी थी, जिनको अभी उसने पूरा करने की बात कही है। ठीक है, हाल ही में किस तारीख को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये क्या होता है हमारा, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो कब इसने स्थापना दिवस मनाया गया, तो 10 मार्च को इसने स्थापना दिवस मनाया। भारत के मुस्लिम साक्षरता दर में 1 दशक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी मुस्लिम अब कितने और अधिक पढ़ने लगे हैं, तो 9.4% अधिक पढ़ने लगे हैं। हाल ही में किसने सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE 2000 का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, तो ये हमारे इसरो ने किया है। किसने, इसरो ने परीक्षण किया है। हाल ही में इसरो क्या है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी टनल लेन सेला सुरंग का उद्घाटन किया है, तो सेला जो सुरंग बनाई है, ये क्या है, दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सेला सुरंग कहां पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल
प्रदेश में सेला सुरंग है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस हाल ही में भारत की 13वां राजधानी घोषित किया गया है? किस शहर को हाल ही में भारत की 13वां राजधानी घोषित किया गया है? तो हाल ही में बेंगलोर को क्या किया गया है? 13वां राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, बेंगलोर को क्या किया गया है? हमारे यहाँ पर 13वीं की राजधानी घोषित किया गया है। और ये सर्वेक्षण किसने किया है? ये सर्वेक्षण हेलीमेटी नाम की एक संस्था है। हेलीमेटी नाम की एक संस्था है, हेलीमेटी नेचर फाउंडेशन। हेलीमेटी नेचर फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जिसने सर्वेक्षण में ये बताया है, इसने पिछले 1 साल में सर्वेक्षण किया है और इसने बताया है कि जो बेंगलोर है, बेंगलोर के आसपास की जितनी झाड़ियां हैं, मान लो ये बेंगलोर है और इसके आसपास की जितनी झाड़ियां हैं, इसमें सर्वाधिक क्या है? तेंदुए हैं। इसमें सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं। और एक इनके आंकड़े के अनुसार बेंगलोर के चारों तरफ, बेंगलुरु के चारों तरफ कितने? 80 से 85 तेंदुए हैं। 80 से 85 तेंदुए हैं, जो किसी और शहर की तुलना में सबसे अधिक है। तो कितने हैं? 80 से 85 तेंदुए हैं। अगर इसके बाद बात करें तो इसके बाद मुंबई का नंबर आता है। मुंबई, जिसके आसपास 54 तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है, 54 तेंदुए पाए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कर्नाटक में भी, तो इसके पास जो नेशनल पार्क है उसका नाम है बनेरघट्टा। बनेरघट्टा नेशनल पार्क। इसमें पिछले कुछ सालों में, यानी इसमें पिछले बात करें तो 5 से 6 सालों में, यानी 2019 से इसमें 40 तेंदुओं की वृद्धि हुई है। 40 तेंदुओं की वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि हुई है। और अब यहाँ संख्या कितनी है? 54। यानी पहले कितनी थी? 14 ही थी, अब बढ़ के 54 हो गई, यानी 40 तेंदुओं की यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो सबसे ज्यादा तेंदुए बेंगलोर में पाए जाते हैं, इसके बाद मुंबई में। अगर बात करें हम कर्नाटक की, कर्नाटक, अगर बात करें हम कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी बंगलुरु इसकी राजधानी है। और बात करें यहाँ का मुख्यमंत्री, तो सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है यहाँ पे थावरचंद गहलोत यहाँ पे क्या है? राज्यपाल है। तो राजधानी बेंगलुरु हुई, सीएम उसके सिद्धारमैया हो गए और इसके जो राज्यपाल हो गए वो गहलोत हो गए। अगर और बात करें इसके नृत्यों की, यहाँ पर कौन कौन से लोक नृत्य हैं, यहाँ के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो सबसे प्रसिद्ध जो यहाँ का लोक नृत्य है वह है यक्षगान यहाँ का लोक नृत्य है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये बेंगलोर का, यानी कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान, कुनीता हुआ और कुर्गा, लंबी, और कौन कौन से हैं? तो कुनीता, कुर्गा, कौन सा हुआ? कुर्गा और लुम्बी। ये कहाँ के? ये कर्नाटक के लोक नृत्य है। अगर बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, यानी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं। बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख हुआ। उसके बाद बांदीपुर, तो ये यहाँ के नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? नागरहोल, कुद्रेमुख, बांदीपुर और बनेरघट्टा। ठीक है, और यहाँ के हवाई अड्डे की बात करें तो यहाँ के हवाई अड्डे का नाम है हवाई अड्डा
कर्नाटक का बेंगलोर का हवाई अड्डा, यहाँ पर बेंगलोर का हवाई अड्डा तो कैंपागोड़ा, कैंपागोड़ा। और यहीं पर ही इस हवाई अड्डे पर ही कैंपागोड़ा की मूर्ति लगी है जिन्होंने बेंगलोर की स्थापना की थी, और इसको हम स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से जानते हैं। स्टैचू स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी के नाम से हम जानते हैं। तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलोर के हवाई अड्डे पर कैंपागोड़ा की प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है। तो ये हमारा तेंदुआ, ठीक है। तेंदुआ ये हमारा बैठा हुआ है। तेंदुआ कैसे देख रहे देखो, है कि मेरी संख्या बढ़ रही है लगातार, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तेंदुआ हो गया। अगर बात करें हम किसकी, कर्नाटक की, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कर्नाटक, ठीक है। कहाँ पर है? ये रहा हमारा कर्नाटक, ठीक। ये हमारा कर्नाटक। तो यहाँ पर इसका बॉर्डर किससे मिल रहा है? ये हमारा कर्नाटक हो गया। यहाँ गोवा से इसकी सीमा मिल रही है। यहाँ महाराष्ट्र से, तो इसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र। इधर तेलंगाना, तेलंगाना से भी सीमा मिल रही है। इधर आंध्रा से, आंध्र प्रदेश से सीमा मिल रही है। नीचे तमिलनाडु से, और यहाँ पर केरल से, ठीक है। तो इधर देखें, लिख देते हैं इसके पड़ोसी राज्य। तो कर्नाटक के पड़ोसी राज्य, कर्नाटक के पड़ोसी राज्य पहले कौन सा लिखा हुआ हमारा? गोवा। देखो ये छोटू सा गोवा इधर, ठीक है। इसके ऊपर ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी इसका क्या है? पड़ोसी राज्य। फिर इधर इधर चलेंगे तो तेलंगाना, तेलंगाना भी इसका पड़ोसी राज्य है। और ये हो गया ग्रीन वाला आंध्रा, आंध्र प्रदेश भी इसका राज्य हो गया। इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु भी इसकी राज्य हो गया। और यहाँ पर केरल, ठीक है। ये हमारा गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, महाराष्ट्र की मुंबई, तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तमिलनाडु की चेन्नई, और केरल की तिरुवनंतपुरम। ये देखो तिरुवनंतपुरम, ये राजधानी कहाँ पर है? एकदम कोने पर, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये हमारी पूरी जानकारी हो गई कर्नाटक के बारे में। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है? तो यह असम राज्य है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस यानी न्यू पेंशन सिस्टम योजना को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी है? पहले क्या था? ओल्ड पेंशन स्कीम थी, अब न्यू पेंशन स्कीम आई है। तो किसने दी है? उत्तराखंड ने, उत्तराखंड ने ये अनुमति दी है। किस बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के पेंशन भोगियों की सेवाओं प्रदान करने के लिए उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक किसने चलाया है? तो ये एचडीएफसी द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? एचडीएफसी ने ये चलाया है। केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपको पढ़ाया हुआ है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश के 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य का किसको घोषित किया है? माधवपुर। और ये कहां पर है? एमपी में, ठीक है। एमपी में माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बांके बिहारी कॉरिडोर परियोजना किस सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो ये बांके बिहारी कहां पर है? तो बांके बिहारी जी हमारे वृंदावन में, यूपी में। तो यूपी में योजना चलाई जाएगी। तो किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इसमें क्या किया जा रहा है? जैसे ये हमारा बांके बिहारी मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर, तो इसके चारों तरफ एक कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। कितने मीटर चौड़ा? 7 मीटर। जो लोग गए हैं वो जानते होंगे कि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भीड़ होती है, यहाँ जन्माष्टमी का त्योहार हो या होली का त्योहार हो, तो यहाँ पर काफी भीड़ होती है, और जो श्रद्धालु वहां पर जाते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी क्या है कि यहाँ पर चौड़ीकरण की योजना और इसके चारों तरफ एक कॉरिडोर का निर्माण करने जा रही है, ठीक है। तो कहां पर हो रहा है? यूपी के वृंदावन में, यूपी के वृंदावन में एक क्या हो रहा है? निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसमें बांके बिहारी मंदिर के चारों तरफ 7 मीटर का क्या एक गलियारा खोला जाएगा।
बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि तीर्थयात्रियों को क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, एक तो होली और होली और जन्माष्टमी जन्माष्टमी अवसर पर श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है, उपलब्ध कराना। तो ये इसका मेन उद्देश्य होगा। और इसके लिए 7 मीटर चौड़े कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। इससे पहले कहाँ कहाँ पर हो चुका है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बन चुका है, और फिर एक अयोध्या कॉरिडोर, राम मंदिर कॉरिडोर भी बन चुका है, ठीक है। तो ये दो कॉरिडोर पहले से बन चुके हैं। अब एक तीसरा कॉरिडोर कहाँ पर बनने वाला है, तो ये बनने वाला है वृंदावन में। ये ऐसा कॉरिडोर बनेगा, बांके बिहारी कॉरिडोर, और ऐसा 7 मीटर चौड़ा एक गलियारे का निर्माण इसमें कराया जाएगा। आगे देखते हैं, किस पूर्वोत्तर राज्य में मुख्यतः डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द, तो किस राज्य में डी वोटर या डिफॉल्ट वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द का प्रयोग किया जाता है? असम में, क्योंकि यहाँ से जो असम का बॉर्डर है वो बांग्लादेश से मिलता है और वहां से अवैध घुसपैठ जारी रहती है। भारत में हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FATF के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की चर्चा कर रहा है? तो भारत किसके साथ कर रहा है, ब्रिटेन के साथ, ठीक है, ब्रिटेन के साथ ये चर्चा कर रहा है। अभी देखिए, भारत को लगभग 2 दशकों तक लूटने वाले ब्रिटेन वाले आज 70 सालों में, हमारी आज़ादी के बाद 70 सालों में हमसे पीछे रह गए हैं और हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए इतने आतुर हैं। तो ये इनकी असलियत है। हमारा पैसा ले जाकर भी लगभग 70 साल ही हमसे आगे रह पाए, और इतना धन लूटने के बाद। हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है दिल्ली सरकार की। इसको बोलते हैं महिला समृद्धि योजना। इसके द्वारा क्या कर रही है सरकार, वहां पर 2500 रुपये महिलाओं को प्रदान कर रही है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपना रक्षा बजट 7.2% बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो अभी चीन ने अपना क्या किया है, रक्षा बजट बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेबी द्वारा एल्गो ट्रेडिंग उल्लंघन मामलों में निपटारे के लिए सेटलमेंट स्कीम किस अवधि के लिए खुली की है, यानी कितने समय के लिए खुली रहेगी? तो ये 16 जून से 16 सितंबर, लगभग 16 जून से 16 सितंबर, तो लगभग 3 महीने के लिए स्कीम खुली रहेगी। तो कितनी है, 3 महीने के लिए। तो इसमें क्या होता था, कुछ ब्रोकर जो हमारे दलाल होते थे वो भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेते थे, और फिर उसके बीच में विवाद होता था जिनका केस चलता रहता था। अब सरकार ने कहा है कि 3 महीने के अंदर ये सभी विवाद सारे ब्रोकर सुलझा लें, जिससे वो क्या हो कि वो आने वाली कानूनी कार्रवाई से बच सके। तो ये क्या कहा है सरकार ने क्या, या सेबी ने कहा कि आने वाले 3 महीनों में सारे विवाद सुलझा लें, यानी सुलझा लें, नहीं तो भाई तुम्हारा भाई फैसला करेगा। सेबी ने बोला है कि तुम्हारा भाई फैसला करेगा, नहीं तो अपने आप निपटा लो, नहीं तो मैं आऊंगा तो फैसला करूंगा। तो ये कब से है, तो ये 16 जून से 16 सितंबर 2025 तक क्या है, ये समय दिया गया है कि इसके बीच में अपने जो है विवादों को सुलझा ले, नहीं तो क्या होगा, कानूनी कार्रवाई।
कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये लगभग एक उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि भैया अपना काम खत्म करो, नहीं तो अपन फिर अपन सुलझाएंगे, आप नहीं सुलझा पाएंगे। अगर बात करें सेबी की, तो सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो हमारे यहाँ पर पैसे का निवेश है, जैसे जो मार्केट में, शेयर मार्केट में हम पैसों का निवेश करते हैं, उनके ऊपर जो कंट्रोल करती है वो कौन सी संस्था करती है? सेबी करती है। ठीक है, जो हम भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ, उनके ऊपर जो कंट्रोल करती है वो सेबी करती है। अगर बात करें सेबी की स्थापना की, तो सेबी की स्थापना जो 1988 में सेबी की स्थापना की गई। तो सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई। किसके माध्यम से? तो इसके लिए एक्ट बाद में आया 1992 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। तो इसके लिए ये याद रखना, पहले से इसकी स्थापना हो गई थी और बाद में इसके लिए अधिनियम आया। ठीक है, और ये कैसी है? एक स्टेटरी यानी वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था क्या होती है? जिसके लिए एक अधिनियम यानी एक कानून लाकर बनाई गई संस्था। और जो संवैधानिक संस्था होती है वो क्या होती है? जिसका जिक्र हमारे संविधान में किया गया हो, या संविधान में जिसके संशोधन द्वारा जोड़कर एक संस्था बनाई गई हो, जिसका जिक्र संविधान में हो, उसको संवैधानिक संस्था बोलते हैं। और जो एक कानून द्वारा संसद में कानून पास करके बनाई गई संस्था हो, उसको वैधानिक संस्था के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो इसके वर्तमान में अभी हेड नए जो बने हैं, हेड इसके कौन बने हैं? तो तुहिन कांत पांडा इसके हेड बने हैं। और किसके स्थान पर? तो इसकी जो पहली महिला हेड थी, माधवीपुरी भुज के स्थान पर क्या बने हैं? ये इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। माधवीपुरी भुज क्या थी? इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये हमारी सेबी जिसने ये घोषणा की है कि भैया अपना निपटा लो, नहीं तो अपन डंडा लेके आ रही है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? आ रही है भाई। तो ये हो गए हमारा क्वेश्चन। हाल ही में पहली बार सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति की जीवंत प्रदर्शन शौर्य वंदना वेदना महोत्सव आयोजित हुआ है। तो ये आयोजन कहाँ हुआ है? मैंने अभी बताया आपको, बिहार में। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिहार में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में कहाँ? साहित्य अकादमी का साहित्य महोत्सव 2025 आयोजित किया गया। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजन इसका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? यानी विश्व में किसकी संपत्ति है, उसके मामले में भारत का स्थान फोर्थ भारत का स्थान है। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत किसने शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। हिफाजत पंजाब ने शुरू किया है। ठीक, हाल ही में एनसीआर में सड़क धूल प्रदूषण से निपटने के लिए किन 3 संस्थाओं ने त्रिपक्षीय समझौता किया है? हमारे यहाँ पर जो एनसीआर क्षेत्र है, यानी दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, मतलब दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, उसमें प्रदूषण की समस्या बहुत आम बात है। और वहां पर इसको कंट्रोल करने के लिए 3 संस्थाओं ने भी क्या किया है? एक समझौता किया है कि इसके प्रदूषण पर कैसे रोकथाम लगाई जाए। तो उसमें 3 संस्था कौन कौन सी है? तो एक तो CAQM, CSI, CRRI और SPA। तो कौन कौन सी हो गई? CAQM एक हो गई, CSIR और CRRI और एक संस्था होगी SPA। ये 3 संस्था मिलकर एक समझौता किया है कि किससे हम इस पर रोक लगा सकते हैं। तो ये क्या है? वायु गुणवत्ता आयोग। इसका नाम क्या है? वायु
गुणवत्ता आयोग के नाम से हम CAQM को जानते हैं। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। और चौथी SPA यानी स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर, ये संस्था, इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर NCR के आसपास के क्षेत्र में PM 2.5 और PM 10 ये प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। पर्टिकुलर मैटर 2.5 और पर्टिकुलर मैटर 10 यानी इतने छोटे छोटे महीम कण जो हमारे वायुमंडल में को प्रदूषित करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के या गाड़ियों के माध्यम से उठते हैं, जमीन से धूल के कण उठते हैं, उनको हम इनके साइज के आधार पर यानी आकार के आधार पर इनको मापते हैं। तो ये पर्टिकुलर मैटर 2.5 और पर्टिकुलर मैटर 10 माइक्रो mm के क्या होते हैं? साइज के धूल के कण होते हैं जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इसको कम करने के उद्देश्य से इन तीनों ने क्या किया है? ये समझौता किया है। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लिख लेते हैं। उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, किसका उद्देश्य? तीनों संस्थाओं ने कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इसके लिए एक क्या किया है? समझौता किया है। अगर बात करें NCR नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो ये कब घोषित किया गया? हमारे यहाँ पर दिल्ली के चारों ओर, जिसमें कौन कौन से जिले आएंगे NCR में? जैसे सोनीपत है ना, पानीपत, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद। तो इसके मतलब आसपास के बहुत सारे क्षेत्र जो इसके आसपास के क्षेत्र हैं दिल्ली के, उनको हम नेशनल कैपिटल रीजन में रखते हैं। इसका उद्देश्य क्या हो गया? वायु प्रदूषण को कम करके वहां की गुणवत्ता में सुधार करना। और इसको कब घोषित किया गया? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को कब घोषित किया गया? तो ये 59वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा इसे घोषित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR रीजन को घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा हो गया। ये मीटिंग चल रही है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चाय बिस्किट के साथ में निर्णय लिए जा रहे हैं, है ना। मीट और ईट मीटिंग। हाल ही में कहाँ सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो ये सेमीकंडक्टर हमारे कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो ये गुजरात में। गुजरात आने वाले समय में सेमीकंडक्टर का भी हब होगा। हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? यानी कहाँ पर सर्दियों के जो सैलानी है उनको बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो ये हमारे उत्तराखंड में आयोजन किया गया। हाल ही में किस तारीख को जन औषधि दिवस इंपोर्टेंट है एकदम, कब मनाया गया जन औषधि दिवस? यानी 7 मार्च को हमारे यहाँ पर जन औषधि दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में कहाँ भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक हुई? तो ये कहाँ पर हुई? कोलकाता में बैठक हुई। किसके लिए? हमारे यहाँ तीस्ता नदी विवाद किस किस के बीच है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच नदी विवाद है, तीस्ता नदी विवाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की स्थिति को मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 11 जून को मनाया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 जून। विश्व खेल दिवस या
अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, इस बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अगर बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस तो भारत में कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। और 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन था। ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, और इधर से क्या होता है, खेल दिवस मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हाल ही में क्या कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिए जाते थे, इनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भी कर दिया गया है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या कर दिया गया है, पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम पर बदल दिया गया है। अगर बात करें अब तक के जून के दिवस पर, तो 1 जून को हमारा विश्व दुग्ध दिवस यानी दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। अगर बात करें 3 जून को, तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 जून को मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है, विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हमारा 11 जून को क्या हो गया, तो हमारा 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया। चलिए, ये हमारा खेल दिवस। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये यूएन के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना को प्रस्ताव रखा गया है, मतलब नागरिकों के आधार पर क्या डेटाबेस होगा, उसका प्रस्ताव किसने रखा है, तो हमारे अरुणाचल प्रदेश ने ये प्रस्ताव रखा है। नदी डॉल्फिन के लिए पहले सर्वेक्षण के अनुसार, नदी डॉल्फिन मालूम भारत में जो डॉल्फिन नदियों में पाई जाती है, उसके सर्वेक्षण के अनुसार इनकी संख्या कितनी है, तो भारत में डॉल्फिन की संख्या 6327 है। ठीक है, 6327 है और इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का घोषित किया गया, तो 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसलिए 5 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और गंगा नदी में ये सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इन्हें गंगेटिक डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाल ही में कहाँ मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया, तो हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्पेन में किया गया। कहाँ पर, स्पेन में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किसने विविधता को अमृत महोत्सव दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया है, यानी किसने विविधता के अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, तो ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जस्टिस एन.एस. संजय गौड़ किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, तो ये गुजरात हाई कोर्ट के रूप में शपथ लिए हैं, गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, गुजरात के हाई कोर्ट, इससे पहले कहाँ थे, कर्नाटक हाई कोर्ट में कार्यरत थे, यानी
इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में कार्यरत थे। अगर बात करें हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 216 क्या करता है? अनुच्छेद 216 इनकी नियुक्ति का प्रावधान करता है। और इनकी नियुक्ति करेगा कौन? तो इसमें कहा गया है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसके माध्यम पर? कॉलेजियम की सलाह के माध्यम पर। और अगर सलाह की बात करें तो राज्यपाल प्लस CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो किसकी है? मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। तो राज्यपाल, CJI प्लस दो अन्य न्यायाधीश की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल 216 में ये प्रावधान दिया गया है कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी। अगर बात करें हम हाई कोर्ट की, तो सबसे पहले 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता, ये 3 हाई कोर्ट बनाए गए। उसके बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई, हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, तो चौथा सबसे पहले बनने वाला हाई कोर्ट कौन सा था? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना कब की गई? 1866 में की गई। उसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो ये संख्या 25 है। और नवीनतम कहाँ पर है? तो अमरावती नवीनतम हाई कोर्ट है। ठीक, तो ये हाई कोर्ट के बारे में आपको सारी जानकारी हो गई। ये हमारे न्यायाधीश जी हैं जिनको गुजरात हाई कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया गया है। हाल ही में कैबिनेट ने कहा 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है। तो हमारे यहाँ पर अभी कैबिनेट ने कहाँ पर? उत्तराखंड में इसको मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी ने लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतारा है? तो ये किसने? नासा किसकी एजेंसी है? तो USA की स्पेस एजेंसी है। इसने ब्लू घोस्ट मिशन कहाँ? चांद पर उतारा है। और भारत पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जैसे हमारा चंद्रमा हो गया, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो भारत है। ठीक है, पहला देश कौन सा हो गया? भारत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला शहर होगा जहां से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे? तो 9 एक्सप्रेसवे जहां से गुजरेंगे वो पहला शहर कौन सा हो गया? तो वो यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां से 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे। तो यूपी का विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की है? यानी वन्यजीव बोर्ड की जो 7वीं बैठक है वो हमारे गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये गुजरात में, यहाँ पर एशियाई सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं। भारत में भी सबसे ज्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को किस अवसर पर ग्रेटर फ्लेमिंग अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस, अभी हाल ही में 5 जून को क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस। इस पर इन्होंने धनुषकोडी को क्या घोषित कर दिया है? तो इन्होंने धनुषकोडी के ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को घोषित कर दिया है। ठीक है, तो किसने किया है? ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। और अगर बात करें इसका उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन MK स्टालिन जो यहाँ के क्या है? CM है। CM और MK स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? तो तमिलनाडु में किया है। अगर बात करें ये इसकी मतलब लोकेशन कहाँ पर है, तो इसकी लोकेशन अवस्थिति की बात करें, अवस्थिति यानी लोकेशन, तो मरीन गल्फ, जो इनका समुद्र के किनारे एक गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। गल्फ ऑफ मरीन
कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो इन्होंने किया है वो गल्फ ऑफ मन्नार, कहाँ पर किया है? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इसमें क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में। अगर बात करें हम किसकी, तो बात करें हम अगर तमिलनाडु की, तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या हो गया इसकी? तो राजधानी चेन्नई। सीएम एमके स्टालिन इसके सीएम हो गए। और यहाँ के राज्यपाल इसके आरएन रवि जी इसके राज्यपाल हो गए। आरएन रवि क्या है? यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो चेन्नई हाई कोर्ट है। यहाँ का हाई कोर्ट कितना है? तो चेन्नई हाई कोर्ट है। अगर बात करें यहाँ के लोक नृत्य यानी कौन कौन से यहाँ पर डांस है, तो सबसे पहले जो सबसे प्रमुख डांस है इनका यहाँ पर है भरतनाट्यम। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध डांस इनका भरतनाट्यम। और कुमी कोलट्टम ये यहाँ पे प्रसिद्ध नृत्य हो गए। कोलट्टम और कांवड़ी ये यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हो गए। ठीक है, तो ये चेन्नई के बारे में और तमिलनाडु के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर ये पक्षी आते हैं, सबसे ज्यादा ये पक्षी आते हैं। इनको हम फ्लेमिंगो के नाम से जानते हैं। कौन सा पक्षी है? फ्लेमिंगो। तो यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, ये हमारा मैप हो गया तमिलनाडु का। तमिलनाडु के बारे में एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इसके, अगर हम इसके एक बार नेशनल पार्क, तो यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है तो अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, कौन कौन से हैं? अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, गिंडी, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, गिंडी, मुकुर्ती और मन्नार मनीर। क्योंकि मुकुर्ती हो गया और मन्नार मरीन ये यहाँ के नेशनल पार्क हो गए। उसके बाद अगर बात करें हम तमिलनाडु की, तो हाँ भारत के दक्षिण में स्थित ये क्या हो गया? तमिलनाडु। ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है? ये तमिलनाडु हो गया। ये जो मैंने आपको कर दिया तो ये क्या हो गया? हमारा तमिलनाडु। इसकी राजधानी चेन्नई। अगर इसकी बात करें तो पड़ोसी राज्य इधर केरल हो गया, इधर बेंगलोर हो गया, कर्नाटक, इधर आंध्र प्रदेश इसके क्या हो गए? पड़ोसी राज्य। और यहाँ से इसकी बाउंड्री समुद्र के माध्यम से श्रीलंका से मिलती है। तो कौन सा राज्य है जिसकी बाउंड्री समुद्र के माध्यम से मिलती है? तो वो कौन सा है? तमिलनाडु है। और यहाँ पर एडम ब्रिज क्या है? जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वो यहीं पर स्थित है। ठीक, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन करंट के और उससे जुड़े स्टैटिक्स जी के और पिछले महीनों के करंट को पढ़ा। तो आशा करते हैं आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।